दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है? तो अगला सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक त्वरण का मात्रक है? तो त्वरण का क्या मात्रक होता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है मीटर सेकंड, ऑप्शन बी है मीटर पर सेकंड, ऑप्शन थर्ड है मीटर सेकंड स्क्वायर और ऑप्शन डी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या होता है हमारा त्वरण का मात्रक? तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि त्वरण होता क्या है। त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर जो है त्वरण कहलाती है। यानी त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो त्वरण का फॉर्मूला ये होता है। आइए देखते हैं कि त्वरण का फॉर्मूला क्या है। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है, त्वरण बराबर ये होता है हमारा वेग में परिवर्तन, यानी वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अपॉन समय, समय। ठीक है। अब वो वेग में परिवर्तन होगा तो यानी वेग ही में तो परिवर्तन है, तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और समय को क्या करते हैं? सेकंड। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा त्वरण का जो हो गया मात्रक हो गया। ठीक है। एक एक बात और, एक बात इसमें और है, इसमें और है कि जैसे कि त्वरण होता क्या है? त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन। मैंने आपको बताया चाल और वेग में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। चाल और वेग में सिर्फ दिशा का अंतर होता है। मान लो कोई गाड़ी 50 की स्पीड से जा रही है तो ये चाल होगी, लेकिन 50 की स्पीड से पश्चिम दिशा में जा रही है तो ये उसका वेग हो गया। तो चाल में वेग में अंतर है, चाल में अंतर क्या हुआ? वेग में अंतर का मतलब ये है कि मान लो 50 की स्पीड से पश्चिम की दिशा में जा रही थी, अचानक से आगे भीड़ भाड़ आ गई तो उसकी स्पीड 30 की स्पीड हो गई, नहीं 30 का वेग हो गया, 30 का वेग हो गया। अब मान लो वो 50 के वेग से जा रही थी, आगे चल के क्या नाम उसका वेग 80 हो गया क्योंकि खाली सड़क मिल गई, तो उसके वेग में परिवर्तन आ गया। तो वेग में परिवर्तन ही क्या नाम है हमारा त्वरण कहलाता है। ठीक है भैया। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार करना है। तो क्या है, पहला क्या है? वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं। दूसरा कह रहा है घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। ऑप्शन 3 कह रहा है कि सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है। तो आइए इस सवाल के बारे में जानते हैं कि क्या इसका कहना में मतलब है। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं। अगर आपने जड़त्व का नियम पढ़ा होगा तो जड़त्व का नियम का मतलब ये होता है कोई वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। जैसे कि अगर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है तो वो गतिमान अवस्था में है ना, तो वो गति की अवस्था में रहना चाहती है। ठीक है। और जैसे ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड है वो यहीं रहना चाहता है क्योंकि उसकी जो अवस्था है, गति की अवस्था है, वो जो नेचुरल उसकी अवस्था है। अगर जो गति की अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध करता है, यानी उसकी गति की अवस्था कुछ कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लो अगर वो चल रहा है तो चलने की उसकी गति की अवस्था है, रुका हुआ है तो विराम अवस्था भी तो गति की अवस्था है। तो गति की अवस्था को क्या कहते हैं? गति की अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध करता है तो उसको जड़त्व कहते हैं। यानी अगर उसकी जो कोई भी गति की अवस्था है, यानी वो रुका हुआ है या चल रहा है, उसका अगर वो विरोध कर रहा है तो उसको कहते हैं हम जड़त्व कहते हैं। और पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है? घर्षण। तो ये घर्षण गलत होगा, इस यहाँ पे आएगा जड़त्व। यानी ऑप्शन ये हमारा ये गलत हो गया। इनमें से बताना उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन ये गलत हो गया, तो ये भी चला गया और ये भी चला गया। अब बचे हमारे क्या? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बचे। अब देखते हैं हमारा सेकंड वाला, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करते हैं। तो आपको पता है कि जो घर्षण बल एक ऐसा बल होता है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। मान लो अगर कोई कार ऐसे जा रही है तो जो 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 उसके टायर है तो टायर पे उसके पीछे और जो है घर्षण बल लगेगा। अगर हम आगे जा रहे हैं तो घर्षण बल हमेशा जिस दिशा में जा रहे हैं उसके विपरीत लगता है। ठीक है। यानी जैसे मान लो कोई ट्रेन पटरी पे जा रही है तो पटरी पे आगे की ओर जा रही है तो घर्षण बल जो है पीछे की ओर लगेगा। ठीक है। तो घर्षण बल जो है हमेशा जो है गति का प्रतिरोध करता है। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। तो यानी इसमें ऑप्शन हमारे ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब देखते हैं सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो गलत है कि सभी वस्तुओं का जड़त्व समान नहीं होता। आपको पता है कि जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा। जैसे एक रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी का द्रव्यमान बैलगाड़ी से ज्यादा होगा,
यानी एक रेलगाड़ी का जो द्रव्यमान है किसी भी कार से ज्यादा होगा, कार से ज्यादा होगा, तो कार का द्रव्यमान कम है, रेलगाड़ी का द्रव्यमान ज्यादा है, तो इस केस में उस जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका जड़त्व भी ज्यादा है, तो रेल का द्रव्यमान भी ज्यादा है तो उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा, कार का द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व भी कम होगा। तो इसका ऑप्शन ये सी गलत है, यानी तीसरा गलत हो गया, तो ये ऑप्शन भी कट गया, तो बचा हमारा ऑप्शन बी, तो ये इसका आंसर है। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको पता है कि बल के अलग अलग मात्रक हो सकते हैं, कुछ सीजीएस पद्धति में होते हैं, कोई एमकेएस पद्धति में होते हैं, कुछ एसआई मात्रक होते हैं। तो एसआई मात्रक पूछ रहा है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसको पता होने के लिए आपका बल का सूत्र मालूम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बल का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो बल का सूत्र क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, या फिर इसे इंग्लिश में हम ऐसे ही बोलते हैं, F बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, आपको पता है द्रव्यमान को हम केजी में व्यक्त करते हैं और त्वरण को हम क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है ना, तो इसका ये आंसर होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। आइए बच्चे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है, इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। दूसरा कह रहा है वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है वो बताइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में कह रहा है। आपको पता है कि वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है, इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए संवेग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग को हम ऐसे लिखते हैं, देखा भी होगा कि आपको संवेग को हम P बराबर mv से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे m क्या होता है? यहाँ होता है द्रव्यमान और v होता है वेग, v होता है हमारा वेग। ठीक है, तो वेग, तो पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जो संवेग होता है हमारा द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु की वेग की दिशा होती है। आपको पता है कि वेग में कोई ना कोई दिशा होती है, तो जो वेग की दिशा होगी वो संवेग की दिशा होगी, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि संवेग एक्चुअली में होता क्या है। संवेग कुछ नहीं होता है। मान लो कि एक कार है, एक कार जो है 50 की स्पीड से किधर जा रही है? पश्चिम की दिशा में जा रही है। तो 50 की स्पीड से पश्चिम की दिशा में जा रही है। तो जब स्पीड के साथ जब वेग जुड़ स्पीड के साथ जब दिशा जुड़ गई, यानी पश्चिम दिशा जुड़ गई, तो वो हो गया उसका वेग। तो संवेग क्या हो गया? संवेग में उसका भार भी जुड़ जाता है, भार यानी द्रव्यमान भी जुड़ जाता है। यानी कार का कोई ना कोई वजन होगा। मान लो कार का वजन 10 कुंटल का है, तो 10 कुंटल कार होगी और वो 50 के वेग से जा रही है, तो उस भार के साथ वो जा रही है, तो वही उसका संवेग हो गया। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप एक बॉल के एग्जांपल से ले लो। मान लो बॉल 1 किलो की बॉल है, 1 किलो की लोहे की बॉल है, और उसको 20 की स्पीड से हमने फेंका। तो 1 किलो की बॉल को हमने 20 की स्पीड से फेंका, तो जो 20 की स्पीड के साथ मान लो इस दिशा में जा रही है, तो उसके संवेग हो गया। 20 की स्पीड के साथ अगर आपने फेंका है तो, और इस दिशा में फेंका है, तो उसके साथ दिशा जुड़ जाएगी, तो वो हो जाएगा हमारा वेग, और उसका वजन भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो 1 किलो का वजन भी इंक्लूड हो जाएगा, तो वो हो गया हमारा संवेग। जब हमारे वेग के साथ वजन इंक्लूड हो जाता है तो उसे कहते हैं हम संवेग। तो ऑप्शन ए या तो आपको समझ में आ गया था। अब ऑप्शन दूसरा क्या कहते हैं? दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। क्या मतलब है इस बात का? वो कहते हैं, मान लो अगर एक कार और एक ट्रक की भिड़त होती है, एक कार और ट्रक की भिड़त होती है, तो उसको एक ट्रक का कोई ना कोई संवेग होगा और कार का कोई ना कोई संवेग होगा। तो टकराने से पहले उनका जो संवेग होगा और टकराने के बाद जो होगा वो संवेग होगा, वो बराबर होगा। ठीक है, हालांकि टकराने के बाद कार पे अलग इफेक्ट पड़ेगा, वो इफेक्ट जो पड़ता है वो उसके द्रव्यमान के कारण पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन जो संवेग होगा वो दोनों को बराबर रहेगा, टकराने के बाद और टकराने के पहले। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोनों ऑप्शन सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया,
ये भी कट गया, तो ऑप्शन हमारा सी हो गया। बच्चों अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का ऐसा ही मात्रक है। तो ये आप हो सकता है निकाल लें, क्योंकि मैंने आपको संवेग का जो है फॉर्मूला बता दिया है। संवेग का फॉर्मूला क्या था, तो संवेग का फॉर्मूला था P बराबर mv। यहाँ पे m क्या होता है, वो होता है द्रव्यमान, और v होता है हमारा वेग। तो द्रव्यमान को के क्या मात्रक होता है, kg मात्रक होता है, और वेग का क्या मात्रक होता है, तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो इसका क्या आंसर हो गया, kg मीटर पर सेकंड। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। तो इसका आगे बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखते हैं। निम्नलिखित में से किन पुस्तकों का संबंध गैलीलियो गैलीली से है। आपको पता है जो गति के जो हमारे नियम हैं वो गैलीलियो से बहुत प्रभावित है, ठीक है। हालांकि बाद में उनको जो है न्यूटन ने दिया था, क्योंकि गैलीलियो की क्या नाम है सहायता से ही, उनकी थ्योरी का इस्तेमाल करके ही क्या नाम है बाद में न्यूटन ने उसको क्या नाम है विस्तारित किया था और एक्सप्लेन किया था। सवाल ये है कि निम्नलिखित में से जो ये जो पुस्तक है, कौन कौन सी जो पुस्तक है वो जो है गैलीलियो से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है बोल रहा है द लिटिल बैलेंस, ऑप्शन 2 बोल रहा है द स्टारी मैसेंजर, ऑप्शन 3 बोल रहा है डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज, और ऑप्शन 4 बोल रहा है लेटर ऑन द सन स्पॉट। और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो ये एक फैक्चुअल सवाल है, आपको इस सवाल को याद करना है कि गैलीलियो के द्वारा द लिटिल बैलेंस भी लिखी गई, द स्टारी मैसेंजर भी लिखी गई, डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज भी लिखी गई, और लेटर्स ऑन द सन स्पॉट भी लिखी गई, ठीक है। इसमें जो है लेटर ऑन द सन स्पॉट, इसमें सन के बारे में बताया गया, ठीक है। स्टारी मैसेंजर में स्टार के बारे में बताया गया, ठीक है। और 2 बुक जो है इनकी जो है ये भी बहुत फेमस बुक थी, ठीक है। होपफुली बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ऑप्शन डी जो है इनका आंसर है, ठीक है।